लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अलग-अलग सिचुएशन में आरसीएम के हिसाब से किसको जीएसटी देना है, कौन उसके लिए लायबल है। अब हम कुछ अलग बात करते हैं और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। हमें रेट पता होना चाहिए कि किसी भी चीज पर क्या रेट लगेगा और उसके लिए हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज या गुड्स को कि वो क्या है, कौन सी कैटेगरी में आती है। तो रेट पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा गुड्स और सर्विसेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विनर्स के आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपके सर्विसेज या गुड्स पर क्या रेट लगने वाला है ना। यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्शन में आता है आपकी गुड्स या सर्विसेज, फिर उसका चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर टैरिफ आइटम। हमें अलग अलग अंदर जाकर काफी पता चल पाएगा कि क्या है। तो चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, स्केड्यूल्स है, रेट नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर बता रखा है कि ये वही है जो आइटम और स्केड्यूल वगैरह वही है जो कस्टम टैरिफ एक्ट में था, मतलब उसी को। रेट की बात नहीं कर रहे, आइटम्स की बात कर रहे हैं कि कस्टम टैरिफ में, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रखा था कि कौन सी चीज कहाँ आती है, तो वो सेम वैसे ले लिया। इंडियन कस्टम टैरिफ इज बेस्ड ऑन HSN। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। HSN एक कोड होता चलेगा वहां, उस हिसाब से हम हर आइटम का एक कोड होगा और उस कोड के हिसाब से हम बड़े आराम से रेट का पता लगा पाएंगे। इट इज ए मल्टीपर्पस इंटरनेशनल प्रोडक्ट nomenclature developed by the World Custom Organization for the purpose of classifying goods across the world in a systematic manner। तो पूरी दुनिया में हम क्लासिफाई एक ही तरीके से करें तो आगे जाकर समस्या नहीं आएगी लॉन्ग रन में। जब हमारा बिजनेस मल्टी कंपनीज, मल्टी कंट्रीज में चल रहा है तो आसान है कि हम एक ऐसा सिस्टम अपनाएं जो पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। इट कंप्राइज ऑफ अबाउट 5000 कम्युनिटी ग्रुप्स। 5000 ग्रुप है ना। ईच आइडेंटिफाइड बाय 6 डिजिट कोड। Code can be extended, arranged in a legal and logical structure, and is supported by well-defined rules to achieve uniform classification। इंडिया ने अपना HSN कोड 8 डिजिट का बना रखा है। Along the lines of HSN, the Indian Custom Tariff has a set of rules interpretation on the first schedule and general explanatory notes। These rules and the general explanatory notes give clear direction as to how the nomenclature in the schedule is to be interpreted। तो कैसे हम उसका पता लगाएं, कैसे उसको देखें, कैसे मालूम करें, ये सब उसमें बता रखा है। ये रूल्स की इंटरप्रिटेशन जो है सेक्शन, चैप्टर, नोट्स और जनरल जो फर्स्ट स्केड्यूल है अप्लाई करते हैं हम। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल, रेट नोटिफिकेशन फॉर द गुड्स अंडर जीएसटी ऑल्सो। तो वो कस्टम के लिए जो एक्सप्लेनेशन और सब कुछ है वो जीएसटी के लिए भी लगेगी, क्योंकि हमारा जो आइटम्स है उनका सारा बेस वही लेकर के हम चल रहे हैं। Consequently, under GST, goods are classified on the basis of HSN in accordance with the rules of interpretation of the custom tariff। Once classification for a product has been determined on the basis, applicable rate has to be determined as per the rate prescribed in the rate notification issued under GST। तो पहले आप पता लगाइए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, फिर उसका रेट आप पता लगा पाएंगे। सर्विसेज के लिए क्या रहेगा? A new scheme of classification of services has been devised under GST। तो टैरिफ में तो वही ले लिया कस्टम वाला, लेकिन सर्विस के लिए नया बनाया। इट इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। अंडर दिस स्कीम द सर्विस ऑफ वेरियस डिस्क्रिप्शन हैव बीन क्लासिफाइड अंडर वेरियस सेक्शन
heading and groups. Chapter 99 has been assigned for services. This chapter has following sections. तो इन्होंने कहा अलग अलग सेक्शन है, जैसे सेक्शन 5 कंस्ट्रक्टिव सर्विसेज है, सेक्शन 6 डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विसेज है, एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 7 में फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज है, रियल एस्टेट है, रेंटल लीजिंग है, बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज सेक्शन 8 में है, फिर कम्युनिटी सोशल सर्विसेज ये सब सेक्शन 9 में है। तो ये सब फाइनल लेवल की बातचीत है, हमारे लिए अभी इन सब की में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस हेडिंग्स। तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ग्रुप है, फिर उसका सर्विस कोड है, और फिर सर्विस कोड के हिसाब से हम रेट का पता लगा पाएंगे। जो जीएसटी रेट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रेट चलेगा। जीएसटी रेट कुछ फिक्स्ड है कि भाई ये जीएसटी रेट है। ब्रॉडली 6 रेट है सीजीएसटी के, 0.125, 1.5, 2.5, 6, 9 एंड 14। तो इसका डबल हो जाएगा ओवरऑल आईजीएसटी का रेट, है ना। और क्योंकि सीजीएसटी के रेट ये है, तो हम लोगों को जनरली एसजीएसटी के भी सेम ही रेट होंगे, क्योंकि दोनों का सेम होता है। आईजीएसटी का इससे डबल हो जाएगा ना, तो इससे डबल रेट आईजीएसटी के दे। कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं। सर्विसेज के लिए रेट्स हमें बता रखे हैं, तो जो रेट सीजीएसटी के हैं वही एसजीएसटी के होंगे और आईजीएसटी के डबल हो जाएंगे। कुछ रेट कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिस पर नील रेट है, मतलब वो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, लेकिन उसका रेट तो बताना पड़ेगा, तो नील रेट। तो ये एक बात हो गई। Services of gambling services by way of admission to casino, race club, etc. sports like IPL, etc. इन पर हाईएस्ट रेट लगा रखा है 28%। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिस पे रेट कम लगा रखा है हम लोगों ने, जैसे जीटीए है, वहाँ 5% है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की आईटीसी वो नहीं लेंगे, हमने पढ़ा था ये। ऐसे ही अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में हैं और आप आईटीसी नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको 5% का जीएसटी केवल देना पड़ेगा। सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक हेडिंग आर टैक्स्ड एट द रेट 18%। मान लिया आप कहीं ढूंढ रहे हैं सर्विसेज, आप कह रहे हैं जी हमारी सर्विस तो कहीं नहीं आ रही, कहाँ का आप ढूंढते परेशान होते रहो, भैया 18%, 9% है अगर विद इन द सेम स्टेट है, नहीं तो 18। In the following paras, applicability of GST in real estate sector has been briefly discussed. GST rates in रियल एस्टेट सेक्टर। देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो रेट हम याद नहीं कर सकते, हर चीज के अलग रेट है, हजारों लाखों चीजें हैं, तो हम कहाँ से याद करेंगे किसी का क्या है। हम ये तो समझ सकते हैं कि कहाँ से पता लगाए, लेकिन उसको रेट को याद तो हम कभी भी नहीं कर सकते। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है, the effective rate of GST on real estate for the new project by promoters as follow: 1% without ITC on construction of affordable houses। अफोर्डेबल हाउसेज कौन से हैं? जो एरिया में छोटे होते हैं, वैल्यू में 45 लाख रुपए तक के होते हैं। 5% विदाउट आईटीसी अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज, कमर्शियल अपार्टमेंट्स, वहां पर भी कुछ कंडीशंस हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे याद करें, ये नहीं कर सकते, ये जस्ट इंफॉर्मेशन बेसिस है, पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रखी। अब हम बात कर सकते हैं, हाँ क्योंकि केवल एक ही चीज है रियल एस्टेट के बारे में है, तो हम ये थोड़ा ध्यान से पढ़ सकते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया
क्योंकि एक ही दे रखा है तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कंडीशंस है कि आईटीसी नहीं मिलेगा, 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस शैल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। आप रजिस्टर्ड पर्सन से 80% ले रहे हैं, है ना। और अगर लेस देन 80% है तो आपका जीएसटी का रेट बढ़ के 18% हो जाएगा, है ना। अगर आपने सीमेंट लिया अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो आपका रेट बढ़ के 28% हो जाएगा। पता है कहना चाहते हैं कि आप रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदिए, क्योंकि अगर हर कोई रजिस्टर्ड हो जाएगा तो समस्या कम हो जाएगी, चोरी चकारी कम हो जाएगी। कंपोजिशन लेवाई, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये क्या कहता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, notwithstanding anything to the contrary contained in this act but subject to the provision of subsection 3(4) of section 9, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakh rupees may opt to pay in lieu of the tax payable by him under the subsection 9, subsection 1 of section 9, an amount of tax calculated as such rate may prescribed but not exceeding 1% of the turnover in state in case of a manufacturer। तो ये क्या है जो आप पूछ भी रहे थे कि कंपोजिशन लिखा हुआ, आप कह रहे थे कहीं किसी के बाहर बोर्ड लिखा था, क्या लिखा था उस बोर्ड पे? तो इसमें क्या है, इनका रेट बहुत कम है। आप जो अभी हम कर रहे हैं इस पे ये रेट इनके लिए नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? सेक्शन 10 में कंडीशन क्या है कि आपकी एग्रीगेट, अब एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, अभी हम बार बार पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर की 50 लाख से ज्यादा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा, हम मानते हैं कि 50 लाख साल की सेल बहुत कम वैल्यू है, तो छोटे मोटे दुकानदार या बिजनेस पर्सन ही इसमें आएंगे, बहुत बड़े नहीं आएंगे। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, 50 लाख से कम की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आप तो बहुत ही छोटे मैन्युफैक्चरर हैं। तो आपको बढ़ावा देने के लिए ये बोला कि केवल 1% ही आपको टर्नओवर का जीएसटी देना है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं। 2.5% of turnover in state or turnover in union territory in case of person engaged in making supply referred to in clause B of paragraph 6 of the schedule second। तो कुछ चीजों पे 2.5%, 0.5% of the turnover in state in unity in case of other supply, बाकी पे 0.5%, subject to such condition and restriction as may be prescribed। तो रेट तो बहुत ही कम है। तो यहाँ लिखा 1% और 26 लिखा है, यहाँ लिखा है रेट of tax prescribed in a manufacturer is 0.5% of the turnover in state union territory। The same has been discussed in detail in following paragraph। ठीक है, यहाँ लिखा था turnover limit for composition have been increased from 50 lakh to 1.5 crore। तो टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ तक की कंपोजिशन के लिए बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये है, 27 नंबर लिखा है, अभी आएगा तो हम देख लेंगे, अभी मुझे ये रहा। Subject to such condition and restriction as may be prescribed, provided that government may by notification increase a limit of 50 lakh to such higher amount not exceeding 1 crore and 50 lakh rupees as may be recommended by the council। तो ये 1.5 करोड़ तक की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट ने 2019 में ही इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपका मेन सेक्शन में तो 50 लाख लिखा है, लेकिन ये लिखा था कि आप इसे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया। तो 1.5 करोड़ तक की अगर आपके टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, तो आप कंपोजिशन लेवाई में आ सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, कुछ कंडीशंस होंगी। Provided further that a person who opts to pay tax under clause A or clause B or clause C may supply service
other than those referred to B of paragraph. This is of value not exceeding 10% of the turnover in state in preceding financial year of 5 lakh whichever is higher. तो ये कह रखा है कि आपकी जो हमारा जो है यहाँ पर क्लोज ABC आई और क्लोज ए में क्या बोला गया 1% है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं 2.5% है और ये है कि पैराग्राफ 6 ऑफ स्केड्यूल सेकंड है और बाकी पे हाफ है और यहाँ आगे लिखा है कि आपका जो वैल्यू आएगी ए बी और सी में सप्लाई सर्विसेज तो आप सप्लाई कर सकते हैं सर्विसेज को ठीक है ना लेकिन कंडीशन क्या है कंडीशन ये है कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो आपके टर्नओवर के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो सप्लाई और सर्विसेज मेन पार्ट नहीं होना चाहिए बिजनेस का एक छोटा पार्ट हो सकता है एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांस for the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for the determine the value of turnover. ये अभी आगे पॉइंट आ जाएगा कि जो वैल्यू एग्जाम सप्लाई है वो नहीं आएगी इसमें उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम देख लेंगे तो मेन मुद्दा ये है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि आप लोग अगर 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर है तो आप लोग अपना कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं प्रोवाइडेड आपकी सप्लाई और सर्विसेज 10% से ज्यादा ना हो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 कब एलिजिबल होगा सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई और सर्विसेज तो हमें बिजनेसमैन गुड्स वगैरह के लिए बातचीत हो रही है सर्विसेज के लिए बातचीत नहीं हो रही है यहां पर लिखा भी था कि सर्विस आपकी कितनी हो सकती है 10% हो सकती है एग्रीगेट टर्नओवर की ठीक है तो 10% का मतलब आप मेन काम तो ये करते नहीं है और जब आप मेन काम ये नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं है ठीक है He is not engaged in making any supply of goods or services which are not liable to tax. आप कुछ ऐसी सर्विस या गुड्स देते हैं जिस पर टैक्स ही नहीं लगता है तो आप कंपोजिशन में नहीं आएंगे क्योंकि जब जिस पर टैक्स ही नहीं लगता आप यहां पर आकर टैक्स मतलब वो बात हजम नहीं हो रही है He is not engaged in making any interstate outward supply of goods or services. मतलब आप विद इन द सेम स्टेट ही सप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक स्टेट से दूसरे में सप्लाई करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते ये छोटे लोगों के लिए है छोटे दुकानदार छोटे बिजनेस के लिए इज नॉट एंगेज्ड in making any supply of goods or service through an electronic commerce who is collect तो आप किसी भी ECO के थ्रू अपना काम नहीं करते इज नॉन मैन्युफैक्चरर सच गुड्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को कुछ लगता है कि ये वाला जो सामान बना रहे हैं लोग इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है तो वो भी गवर्नमेंट मना कर सकती है He is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. तो ये casual taxable person नहीं होना चाहिए और ये non-resident taxable person नहीं होना चाहिए. Provided that where more than one registered person are having the same permanent account number, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme unless all such registered person opt to pay tax under that subsection. देखिए मान लिया मेरा 5 स्टेट में काम है
अब मैं ये नहीं कर सकता कि एक स्टेट में कंपोजिशन ले लूं और बाकी स्टेट में ना लूं। ये कह रहे हैं या तो सब में लो या किसी में नहीं लो। सब में लोगे तो भी सबकी कंडीशन तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सेल नहीं कर पाएंगे, सेल की भी लिमिटेशंस हैं और सर्विस की भी लिमिटेशंस हैं। तो ये था सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अभी हम डिटेल में दोबारा से ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है 10(2)(a), notwithstanding anything to the contrary but subject to the 3 and 4 of section 9, a registered person not eligible to opt to pay tax under subsection 1 or 2 whose aggregate turnover is preceding year did not exceed 50 lakh or 1.5 crore may opt to pay under section 9 an amount of tax calculated at such rate having been prescribed but not exceeding 3% of the turnover। ये कह रखा है कि अब यहां पर 3% की बात आ रही है, ठीक है। तो क्या है, engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax, engaged in making an interstate supply of goods or services, engaged in making any supply of goods or service through ECO, a manufacturer of goods or services may be prescribed a casual taxable person provided that were more than। तो ये सारी बातें वही लिखी है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर जो अमाउंट है टैक्स का वो रेट क्या बोल रखा है, एक तो 3% बता रखा है ना। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9। तो ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो 1 और 2 में एलिजिबल नहीं है ना। whose aggregate turnover in the preceding financial did not exceed 50 lakh may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 of section 9 an amount of as such rate। तो ये अब सेक्शन 9 हम पढ़ चुके हैं या नहीं अभी तक? क्या लिखा है सेक्शन 9 में? तो यहां पर हम ये पढ़ रहे थे कि सेक्शन 9 और सबसेक्शन 1 में आपके ऊपर जीएसटी लगेगा इंटरस्टेट सप्लाई एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, ठीक है ना। और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पर यहां पर सेकंड में लिखा था कि आपका सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड जब गवर्नमेंट कहेगी तब से उस पर लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ बातें हमें सेक्शन 9 में हमें बता रखी थी, रिवर्स चार्ज क्या था, ये सब था। अब हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं सेक्शन 10 के बारे में कि आप कंपोजिशन ले सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो कम लग रहा है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा जो टैक्स का रेट था वो था केवल सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में केवल 1%, 2.5% और 0.5%, 3 कैटेगरी थी। यहाँ पर बोल रखा है 2A में कि अगर आप वहां पर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर 3% के हिसाब से लग सकता है, लेकिन इफ ही इज नॉट, अगेन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आप वही कंडीशंस हैं सारी की सारी जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। द ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 1 और 2A एज द केस में बी शेल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट जहां पर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ेगी आपकी कंडीशन खत्म हो जाएंगी। ये केवल उनके लिए है जो थोड़े छोटे बिजनेसमैन है ना। किसी वजह से आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में नहीं आ रहे हैं, 2 में नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। 4 में लिखा है taxable person to whom the provision of subsection 1 or as the case may be section 2A
अप्लाई शैल नॉट कलेक्ट एनी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब क्योंकि उनसे आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते तो आपको आईटीसी भी नहीं मिल पाएगा। आप जब सेल करेंगे तो आप उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और जिसको आप माल बेच रहे हो वो भी आगे आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका थोड़ा नुकसान ही है कि मान लिया आप मेरे पास सामान खरीदने आए और मैं 100 वाला सामान सपोज 103 में बेच रहा हूँ आपको, या 102 में बेच रहा हूँ, जो नॉर्मली 100 का बिकता है, लेकिन उस 100 पर अभी 12% का जीएसटी लग जाता है, मैं 102 में दे रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई परचेज कर रहा है सामान और वो आईटीसी क्लेम कर सकता है इजीली, तो उसे तो 100 का ही पड़ेगा ना वो, क्योंकि 12% तो उसे आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपोजिशन के थ्रू हूं तो मैं बेच रहा हूँ 102 में, तो आप आगे आईटीसी नहीं ले पाएंगे। तो ज्यादातर क्या होगा, एंड यूजर होंगे, मतलब मैं किसी बिजनेस पर्सन को बेचने की बजाय एंड यूजर को, कस्टमर को बेचता हूं, तो ये ज्यादा समझदारी का सौदा रहता है। रिटेलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर subsection 1 or 2A, as the case may be, despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provision, be liable to pay penalty। मतलब आपने टैक्स नहीं लेना, ले लिया तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, ठीक है ना। For the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supply made by such person from the first day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act, but shall not include the value of exempt supply or service provided by way of extended deposit, loan or advance, in so far as the consideration is represented by way of interest और डिस्काउंट। ये तो हमारा एक टॉपिक आएगा और हम इसमें डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 दे रखा है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल बाय पर्सन अंडर दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सप्लाई, नेमली सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल अप टू द डेट व्हेन पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड क्योंकि हमें पिछले साल की लेनी है ना, तो इस साल की तो लेनी नहीं है उसमें, और एग्जाम सप्लाई वही वाली बात है। तो ये एक अभी हमने केवल पढ़ा सेक्शन क्या कहता है, अब हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि ये है क्या, डिटेल में ढंग से पढ़कर कि ये एनालाइज सीधे आसान शब्दों में। अभी तो हमने पढ़ा जीएसटी में सेक्शन में क्या लिखा, तो ओवरव्यू क्या है स्कीम का। द कंपोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर ए स्मॉल टैक्स पेयर whose turnover is up to a prescribed limit। तो पहली बात तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है और ये छोटे मोटे टैक्स पेयर के लिए, और ये वॉलंटरीली है और ऑप्शनल है, जबरदस्ती नहीं है आपके साथ कि आपकी लिमिट इससे कम है तो आपको यही कराना, नहीं, आपकी इच्छा मत करो ये। The objective of composition scheme is to bring simplicity and reduce the compliance cost of small taxpayer, क्योंकि यहाँ रिटर्न कम होगी, कंप्लाइंस कम होगी, तो उन्हें दिक्कत भी कम आने वाली है। आईटीसी ये वो झंझट कुछ नहीं है। Initially, the scheme was designed to benefit the small traders, manufacturers and restaurant service providers. So the scheme was fundamentally for the supplier of goods, ठीक है। तो कौन कौन से थे, स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट, एंड ओनली फॉर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर नॉट सप्लाइंग एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब कि बार वगैरह ना हो तो वहां पर, या सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए था ये। हाउ एवर सब्सिक्वेंटली suppliers availing composition scheme were permitted to supply other service also, though only up to a small specified value। तो हमने पढ़ा था कि 10% वैल्यू तक या 5 लाख रुपए तक आप जो भी कम है उतना आप सप्लाई कर सकते हो सर्विसेज, क्योंकि इंसिडेंटल होती हैं कई बार थोड़ी सी सर्विसेज, अब एकदम ही बोल दें 1 रुपए की सर्विस करते ही आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो उसकी बजाय वो थोड़ा बढ़ा दिया गया।
दिस स्कीम इज कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10। तो इसे कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स बोलते हैं। इसके हिसाब से लिखा गया, अंडर दिस स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट ऑफ 1%। क्योंकि वहां पर हमने बोला है 1/2%, सीजीएसटी है, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो 1/2%, आपका एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है तो 1% का रेट पड़ेगा ऑफ द टर्नओवर। एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज नॉट सप्लाइंग alcoholic liquor have the option to pay tax at the rate 5% of the turnover। तो यहाँ लिखा है कि जो आपका टैक्स है कंसेशनल रेट है सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 1% और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5%। लेकिन रेस्टोरेंट वही कंडीशन सारी अप्लाई हो जाती है कि वो कुछ आईटीसी वगैरह नहीं ले पाएंगे, ना ही वो टैक्स इनवॉइस, वो झंझट चाहते भी नहीं। Small taxpayer with an aggregate turnover in the preceding financial year up to 1.5 crore are eligible to pay tax at these rates in the current financial year up to an aggregate turnover of 1.5 crore। सपोज पिछले साल आपकी सेल 1 करोड़ है, इस साल आपकी सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो अप टू 1.5 करोड़ आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। However, a person engaged exclusively in supply of service other than restaurant service is not eligible for this composition scheme under section 1 and 2। तो 1-2 में नहीं आ सकता। In order to provide benefit of composition scheme to person engaged in supply of service other than restaurant service whose aggregate turnover in the preceding financial year is up to 50 lakh। वहां तो बढ़ा दिया 1.5 करोड़, यहाँ नहीं बढ़ाया, तो अप टू 50 लाख उनके पास एक स्कीम लाई गई 6% की 2A में, सेक्शन 2A में लाई गई। Of the turnover is was introduced subsequently, a mixed supplier who is primarily engaged in supply service other than restaurant service along with marginal supply of goods could also avail the benefit of this scheme। The provision of this scheme was contained in section 2A of section 10। तो 10(2)A में लिखा था ना कि 50 लाख तक की सेल जो 1-2 में कवर नहीं हो रहे वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। The scheme was initially introduced from 1st April 2019, notification with effect 20। The provision of scheme have been incorporated in 2A। पहले जो आई थी कंपोजिशन उसमें सेक्शन 2A नहीं था, सब सेक्शन 2A नहीं था, बाद में उसे इंट्रोड्यूस किया गया। It is important to note that notification has not yet been resigned and is still operational। तो इसे वापस नहीं लिया गया है, तो वो चल रहा है। Essentially the composition scheme under section 2A, तो हम इसका नाम क्या रख रहे हैं अब, here after refer to an composition scheme for services is for small service provider like salon, tailors, etc। This scheme provide an option to pay such supplier to pay 6% of turnover अगर इनकी aggregate turnover 50 लाख तक है। Supplier opting for composition scheme not did worry about the classification of their goods or service or both the rate of GST applicable on their goods and services। तो जब आप कंपोजिशन में आते हैं ना तो आपका एक्चुअल रेट क्या है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर पाएंगे, सिंपल बिल ऑफ सप्लाई। देखो जब मैं आप मेरे से कुछ खरीदने आते हैं और मैं आपको एक इनवॉइस बनाकर देता हूं और उस इनवॉइस में मैं जीएसटी की अमाउंट अलग से दिखाता हूं और वो जीएसटी का क्रेडिट आप आगे लेना चाहते हैं तो मैं आपको टैक्स इनवॉइस इशू करूं। और टैक्स इनवॉइस बीइंग ए कंपोजिट, अगर मैं आता हूं सेक्शन 10 में कवर होता हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं टैक्स इनवॉइस इशू करने के, तो मैं आपको टैक्स इनवॉइस ना इशू करके बिल ऑफ सप्लाई इशू करूं। उसका नाम क्या है, बिल ऑफ सप्लाई। वेरिन नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट, मैं टैक्स चार्ज भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर टैक्स इनवॉइस क्रेडिट डेबिट नोट्स हमारा डिटेल में बता रखा है। सिंपल एनुअल रिटर्न, quarterly payment of tax। An eligible person opting to pay tax under composition scheme shall, instead of paying tax on every invoice at the specified rate,
पे टैक्स एट द प्रेस्क्राइब परसेंटेज ऑफ हिज टर्नओवर एवरी क्वार्टर थ्रू प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो देखो पहली बात तो कितना आसान हो गया, मान लिया वो बहुत सारे ऐसी चीजें जिनका रेट अलग अलग, उन सबसे झंझट से मुक्ति मिल गई। ऊपर से टैक्स इनवॉइस वगैरह कुछ इशू नहीं करना है, टैक्स क्वार्टरली देना है और रिटर्न एनुअली भरनी है, तो बहुत आसान हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर उसे टैक्स देना है, आईटीसी नहीं ले पाएगा, एनुअली उसे कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न फाइल करनी है। रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कंपलसरी, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं रह सकते। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन लेवाई आर कंटेन्ड इन सेक्शन 10 and chapter 2 of central CGST. The said rules have been incorporated in discussing the following paras at the relevant places. तो इसमें लिखा है कि हमारा सेक्शन 10 हो गया और एक चैप्टर में रूल्स हैं इसके बारे में जो जिस समय समय पर हमें बताएंगे इसके बारे में। तो मेन मुद्दे की बात है, सेक्शन 10 में हमारे पास दो कंपोजिशन स्कीम्स है। कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10 1 and 2 में, जिसे हम कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स बोलेंगे, और 10(2)A में जिसे हम सर्विसेज के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग सेक्शन 10(1), 10(2)A एंड 10(3), तो क्या लिमिट है? टर्नओवर लिमिट, टर्नओवर कंपोजिशन लेवाई ऑफ गुड्स। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 तो कहता है 50 लाख, है ना, लेकिन उसमें प्रोविजन में लिखा है कि गवर्नमेंट इसे बढ़ा सकती है 1.5 करोड़ तक, और गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 1.5 करोड़ तक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1.5 करोड़ की लिमिट है अगर आप कंपोजिशन ले रहे हैं गुड्स के केस में। तो ये हो गया हमारा 1.5 करोड़ की लिमिट। ठीक है, हाउ एवर द सेड नोटिफिकेशन फर्दर कुछ हमें कहता है कि जो लिमिट है composition for goods shall be 75 lakh in respect of 8 of the special category states। देखिए 1.5 करोड़ तक बोला था, तो 1.5 करोड़ तक बढ़ा दिया, लेकिन उसमें यह भी लिखा गया नोटिफिकेशन में कि इन 8 स्टेट के लिए ये लिमिट 75 लाख। ये 8 स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो ये 8 हमारी स्टेट है, इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जो लिमिट है कंपोजिशन वो 75 लाख है। इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन इनकी लिमिट 1.5 करोड़ ही है यहाँ पर। और मतलब टोटल 8 और 3 11 है, लेकिन इनमें से 3 आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इसमें 1.5 करोड़ ही है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यहां पर हमारी जो लिमिट है वो 75। अब आपको ये याद रहना चाहिए कायदे से कि कौन कौन सी ऐसी हमारी स्टेट्स हैं जहां पर लिमिट 75 लाख है, क्योंकि बाकी सब में तो 1.5 करोड़ ही है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, जैसे आसाम हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बता दूंगा कि आपको कैसे इसको याद रखना है। सारे के सारे नाम याद रखेंगे, ऐसे नहीं करके जैसे हमने कुछ इनको पकड़ लिया वो नहीं, एक हम थोड़ी छोटी सी स्टोरी बनाएंगे और उससे हम याद रखेंगे इनका नाम। Thus, if the aggregate turnover of supplier
in a state other than a special category state is up to 1.5 crore in the preceding financial year, said supplier is eligible for the composition. Further, it is important to note that the aggregate turnover is computed on all India basis for a person having the same permanent account number. ठीक है ना? मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सेम परमानेंट अकाउंट नंबर पर अलग अलग जगह आपका काम है तो सबको जोड़ लिया जाएगा। आप 36 जगह रजिस्ट्रेशन करा के अपने बड़े बिजनेस को छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर 75 लाख है इनमें और 1.5 करोड़ है ऑल अदर स्टेट्स में। एक शू डीलर है पृथ्वीराज, उनके ऑफिस है महाराष्ट्र और गोवा में। ही मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई करते ही तो वो तो एलिजिबल होंगे ही नहीं। In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of composition scheme, turnover both office would be taken into account. अगर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, चाहे तो, जरूरी नहीं है। ठीक है। फर्दर द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स shall lapse with effect from the date on which his aggregate turnover during the financial year exceed 1.5 crore or 75 lakh. Turnover limit in case of composition levy for services, तो सेक्शन 2A कहता है कि 50 लाख की लिमिट है। ठीक है, और उसके लिए कोई अलग से भी बढ़ाई नहीं गई है। एक हेयर स्टाइलिस्ट है बिल्लू बार्बर और उसका सैलून है दिल्ली में एंड हरियाणा में। In order to determine whether Billu is eligible to avail benefit of the composition, तो उसकी दोनों जगह की सेल को देखा जाएगा। 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो ही होगा। वो चाहे तो आ सकते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को तो जरूर आना चाहिए अगर वो जीएसटी के दायरे में आते हैं। वैसे तो लोग बताते नहीं है कि हम जीएसटी के दायरे में आते हैं और टैक्स नहीं लेते। अगर आते हैं और करते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई उनके जो अब कोई कटिंग कराने आ रहा है तो आगे आईटीसी थोड़े ना लेगा उसका। तो सिंपल से नॉर्मली हम जीएसटी काफी कम लगेगा। फर्दर द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कंपोजिशन फॉर सर्विस शैल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन व्हिच एग्रीगेट टर्नओवर विल रीच 50 लाख रुपीस, है ना, इन केस ऑफ। तो समरी क्या है? To summarize, the registered person opting for composition scheme should have the aggregate turnover 1.5 crore 75 lakh in the preceding year. He can avail the benefit, and for the services preceding year aggregate turnover can be maximum of rupees 50 lakh rupees. ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करें, क्या क्या इंक्लूड ना करें, वो बातें आगे बता रखी हैं।